हेलो बच्चों, फाउंडेशन क्लासेस का ये हमारा तीसरा या चौथा शायद लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने फोटो सिस्टम स्टडी किया था पिगमेंट्स के भी साथ में। फोटो सिस्टम शायद आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर आपने नहीं तो प्रीवियस वीडियो जाकर के एक मर्तबा आप देख लीजिए कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम, PS1, PS2। दोनों फोटो सिस्टम किसने डिस्कवर किया था? एमरसन नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, PS1 और PS2 में क्या फर्क है? फर्क यह है कि PS1 का रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब करता है और वहीं PS2 का रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब करता है। दोनों में रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है। दोनों के रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए है, अलग अलग नहीं है, लेकिन लाइट रिसीव करने की कैपेसिटी डिफरेंट है। 700 नैनोमीटर PS1, 680 नैनोमीटर PS2। इस लेक्चर में बच्चों हम एक खास टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये नाम तो आपने कई मर्तबा सुना होगा, ATP। इसका फुल फॉर्म भी सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक मर्तबा फास्ट रिवाइज कर देता हूं। A फॉर एडिनोसिन, ओके, ट्राई मीन्स 3 एंड P फॉर फास्फेट। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बच्चों ये ATP? व्हाट इज ATP? ATP इज अ केमिकल एनर्जी which is available for the living organism, for the living organism. Okay, आप बाइक चलाते होंगे या बाइक आपने देखी होगी, कार देखी होगी, बहुत सारी व्हीकल आपने देखी होगी। किसी भी व्हीकल को चलने के लिए, मूवमेंट के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। इवन अभी कुछ बैटरी वाली बाइक निकली है, बैटरी वाले ऑटो निकले हैं। आपने सुना होगा कि चाइना और जापान में बैटरी का कार भी निकल चुका है, लेकिन उसको भी चलने के लिए अब बैटरी तो है ना उसमें, और उसको चार्ज करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो एवरीथिंग रिक्वायर एनर्जी फॉर द लोकोमोशन एंड लिविंग, देयरफॉर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर लिविंग आल्सो नीड द सोर्स ऑफ एनर्जी। और हम भी ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर जो एनर्जी है वो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP is a chemical energy. This ATP is also called as energy currency. और आपने स्टडी किया होगा कि एनर्जी करेंसी जो होता है, मतलब ATP जो होता है, ये सबसे ज्यादा सेल के कौन सा ऑर्गेनेल में प्रोड्यूस होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेल है जो सबसे ज्यादा ATP प्रोड्यूस करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कई बार पावर हाउस ऑफ द सेल भी नाम दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ATP बनेगा कैसा हमारे सेल के अंदर, ये हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, ATP बनने के दो तरीके हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोनों तरीकों का बेसिक नाम है फॉस्फोराइलेशन। यहां पर एक टर्म है, पहले मैं रिवर्स इसमें लिख रहा हूं, राइलेशन। इस वर्ड राइलेशन का मतलब होता है एडिशन, और इसके पहले का वर्ड है फॉस्फो, यानी फास्फोरस का एडिशन। और फास्फोरस अगर फ्री स्टेट में है तो वो हमेशा इनऑर्गेनिक फास्फोरस कहलाता है, मतलब IP, या आप इसको चाहे तो PI भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में PI होता है, कुछ बुक्स में IP होता है, वन एंड द सेम थिंग। दोनों का फुल फॉर्म एक ही रहेगा, इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो एडिशन हो रहा है, किसका एडिशन हो रहा है? फास्फोरस का। एडिशन ऑफ फास्फोरस, यानी फास्फोरस को पकड़कर ऐड कर दिया जा रहा है। तो ऐड कौन सी चीज में किया जा रहा है, ये मेन इश्यू है ना। तो ऐड किया जा रहा है ADP में। मतलब ये रिएक्शन अगर मिटा करके मैं यहां पे लिखूं तो रिएक्शन ऐसी आएगी कि ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहां पे T था तो ट्राई आ गया, यहां पे D है तो डाई आ जाएगा। ओके, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में आप ऐड कर रहे हैं इनऑर्गेनिक फास्फोरस। देखिए, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब कितना होता है 3, टेट्रा का मतलब 4,
मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ये केमिस्ट्री में से गिनती है। यहाँ पर एडिनोसिन में कह रहा हूं डाइफॉस्फेट। डाई मींस हाउ मेनी फास्फोरस आर देयर? 2 फास्फोरस आर ऑलरेडी देयर एंड यू आर गोइंग टू एडेड 1 मोर फास्फोरस। इस मॉलिक्यूल के पास 2 फास्फोरस पहले से प्रेजेंट है, आप एक फास्फोरस और ऐड कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं आप? राइलेशन। एडिशन मींस राइलेशन, एडिशन मींस राइलेशन। क्या चीज ऐड कर रहे हैं आप? फास्फोरस, इनऑर्गेनिक फास्फोरस, तो इट इज फास्फोराइलेशन। ओके, तो एडीपी में ऑलरेडी 2 फास्फोरस है, आप एक और फास्फोरस ऐड कर रहे हैं, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, आपने फास्फोरस ऐड कर दिया, आपका काम खत्म हो गया, आप हट गए। तो जो कंपाउंड अब यहां पर बनेगा उस कंपाउंड में बच्चों कितने फास्फोरस रहेंगे? 2 ऑलरेडी थे, आपने एक और ऐड कर दिया, मतलब 3 फास्फोरस। वेरी गुड। और यहाँ पे आपका कंपाउंड बन गया एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये रिएक्शन को क्या नाम दे गया? फास्फोराइलेशन। यानी फॉर्मेशन किसका हो रहा है? एटीपी का, बाय एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फोरस इन द एटीपी। अब ये जो फास्फोराइलेशन है बच्चों, ये फास्फोराइलेशन 2 टाइप की होती है। एक है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव, पी मतलब ये पूरा वर्ड फास्फोराइलेशन, एंड सेकंड इज फोटोफास्फोराइलेशन। अब रिएक्शन तो सेम है, दोनों भी टाइप का, ऑक्सीडेटिव में भी ये रिएक्शन आएगी, फोटो में भी ये रिएक्शन आएगी। तो फिर क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस ये है कि अगर ये रिएक्शन ऑक्सीडेटिव एजेंट की वजह से होती है, और ऑक्सीडेटिव एजेंट हमारे सेल में होता है NADH2, तो इस रिएक्शन को कहा जाएगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। एक बात। दूसरी बात, अगर सेम रिएक्शन ऑकर होती है लेकिन उसमें NADH2 का कोई रोल नहीं है, लाइट की वजह से ही रिएक्शन ऑकर होती है, तो इसे कहा जाएगा फोटो, लाइट मतलब फोटो, फोटो फास्फोराइलेशन। और NADH2 अगर ये रिएक्शन मेडिएट करता है तो फोटो नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। हम यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस है, इसलिए आप खुद जज कीजिए कि हम फास्फोराइलेशन कौन से टाइप का स्टडी करने जा रहे हैं बच्चे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या फोटोफास्फोराइलेशन? यस ऑफ कोर्स, फोटोफास्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ होता है? ये होता है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। और याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस एनिमल्स में या ह्यूमंस में नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है ना, क्लोरोप्लास्ट किसमें? प्लांट्स में, इसीलिए फोटोफास्फोराइलेशन हम पढ़ेंगे प्लांट में। ओके, नाउ कंसेप्ट ऑफ फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन कंप्लीट एक वर्ड है लेकिन 3 टुकड़ों में बांट करके फिर मिक्स कर दिया गया। कंसेप्ट ऑफ फोटोफास्फोराइलेशन वाज गिवन बाय डॉक्टर एर्नॉन। ओके, he states that as there are two type of photosystem was given by Emerson, but photophosphorylation in that photosystem was given by Dr. Ernon. Okay, so photophosphorylation are of 2 types. Now first type is cyclic photophosphorylation and second type is non-cyclic type of photophosphorylation. Okay, कुछ मेजर डिफरेंसेस है दोनों में, फिर हम दोनों का डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो पहले मेजर डिफरेंसेस में आपको बता दूं ताकि आपको याद रखने में आसानी जाए। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन इन्वॉल्व ओनली वन photosystem and that is photosystem 1. Okay, non-cyclic photophosphorylation involves 2 photosystems and they are, of course they are PS1 as well as PS2. अगर रिएक्शन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है तो एक ही फोटोसिस्टम लगेगा, नॉन साइक्लिक टाइप की है तो दोनों फोटोसिस्टम लगेंगे। इन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन ओनली एटीपी आर प्रोड्यूस्ड। इन नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन एटीपी के साथ साथ NADPH2 प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा और वाटर भी प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगा एटमॉस्फेयर, दिस इज व्हाट NADPH2।
cyclic photophosphorylation is occur in Fret membrane. Fret membrane. फ्रेट मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? तो आप स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वाला वीडियो एक बार देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि फ्रेट मेम्ब्रेन किसे कहते हैं. एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आकर्स इन थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन. थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन को समझने के लिए भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्टडी करना पड़ेगा. इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देयर इज नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. देखो, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन, एंड फोटो मीन्स लाइट. तो लाइट की वजह से वाटर कभी कभी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन साइक्लिक में नहीं टूटता है. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑकर इन साइक्लिक. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर ब्रेक होता है, तो फोटो लाइसिस ऑफ वाटर ऑकर. लाइट की वजह से ये वाटर ब्रेक हो जाएगा, OH और हाफ O2, या इसको बैलेंस करेंगे तो 2 प्रोटॉन प्लस OH. yes, it is somewhat balanced. So photolysis of water occur in non-cyclic and it did not occur in the cyclic photophosphorylation. Okay, now we are going to discuss about the detail of cyclic photophosphorylation and then non-cyclic. Okay, so cyclic photophosphorylation, okay, addition of inorganic phosphorus in presence of what? Light energy. It is called as photophosphorylation. And why we are using the term cyclic? Because on the basis of movement of electron through the different electron carrier, when electron is emitted from one substance by performing multiple pathway, the electron moves back to the same substance. It is called as cyclic movement of electron. Therefore, it is called as cyclic photophosphorylation. जैसा पिछले लेक्चर में मैं आपको बताया था कि एक ही फोटो सिस्टम यूज होगा, एंड दैट इज फोटो सिस्टम 1. ओके, दिस फोटो सिस्टम 1 कंसिस्टिंग ऑन रिएक्शन सेंटर, chlorophyll A and light harvesting complexes. In light harvesting complexes, apart from another pigment, ferredoxin is also present. यहां पर FD मैं लिखा हूं, इस FD का फुल फॉर्म आप भी लिख लीजिए आपके रजिस्टर पर, फेरोडॉक्सिन. इट इज वन ऑफ द आयरन कंटेनिंग रेड प्रोटीन. ये फेरोडॉक्सिन एक प्रोटीन है, लेकिन इसके अंदर कौन सा एलिमेंट अबंडेंट होता है? आयरन. तो इट इज आयरन कंटेनिंग एंड इट्स कलर इज रेड. इट इज आयरन कंटेनिंग रेड protein. It is also called as, ferredoxin is also called as primary electron acceptor. ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी वो मॉलिक्यूल जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसे कहेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ये दोनों मैं पहले इसलिए ड्रॉ कर दिए एक साथ क्योंकि दोनों भी PS1 के ही कंपोनेंट है. मींस actually ferredoxin is also component of PS1, but as it received first time electron, therefore we must have to draw it separately. ये हिस्सा किसका है? PS1 का ही है, लेकिन हम इसको सेपरेट लिखेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. अब कैसे इलेक्ट्रॉन इमिट होके जरा देखिए. PS1 was present originally in ground state. आपने 8, 9, 10 में बेसिक में फिजिक्स में स्टडी किया होगा कि कोई भी जो एटम होता है वो न्यूट्रल स्टेट में होता है और इलेक्ट्रिकली स्टेबल स्टेट के अंदर होता है. मतलब मान लीजिए कि ये कोई एक एटम है, ये है न्यूक्लियस एंड दिस इज ऑर्बिट. इस ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व होता है? इलेक्ट्रॉन. और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स का मेन मेंबर है प्रोटॉन, विच इज पॉजिटिव चार्ज.
तो अगर ये बैलेंस स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है, तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव्स होंगे न्यूक्लियस के बाहर उतने ही निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इट इज कॉल्ड एज बैलेंस स्टेट। फॉर एग्जांपल, अगर न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स हैं तो न्यूक्लियस के बाहर 10 क्या है इलेक्ट्रॉन। इट इज इक्वल टू मींस बैलेंस स्टेट। ओके, दिस इलेक्ट्रॉन इज पिक्ड अप बाय न्यूक्लियस थ्रू अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही होल्ड करके रखा है जैसा कि अर्थ ने मून को होल्ड करके रखा है। तो उनके दरमियान कोई रस्सी तो है नहीं, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव फोर्स है। सन और अर्थ के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है। इट इज फिक्टिशियस फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून और अर्थ के दरमियान, अर्थ और सन के दरमियान, लेकिन यहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। खैर, हमको इधर मूव नहीं होना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सके कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय PS1। अब आपको अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा देना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी, कितनी एनर्जी? उतनी एनर्जी जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में पकड़ के रखे। अगर आप कम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा। आपको बराबरी की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी या कुछ ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाए और आपकी सप्लाइड एनर्जी का फोर्स ज्यादा हो जाए, तभी इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। कौन से स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट। अभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, मतलब ग्राउंड स्टेट। तो मैं यहां पे वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि PS1 अभी स्टेबल स्टेट में है, मतलब ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में है तो इसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आसपास सभी इलेक्ट्रॉन इक्वालिटी में रिवॉल्व हो रहे हैं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब अचानक लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुआ। दिस इज सपोज लाइट एनर्जी ऑफ 700 नैनोमीटर and this energy is enough to remove the electron from the chlorophyll A molecule। तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेट एक्सपेल्ड फ्रॉम रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1। एंड व्हाट इज रिएक्शन सेंटर? क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। तो अभी देखिए, पहले बैलेंस था तो हमने कोई चार्ज इस पे नहीं लगाया था। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर रिमूव हो गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इस पे चार्ज दिया जाएगा 2 पॉजिटिव। सो नाउ फ्रॉम ग्राउंड स्टेट दिस PS1 गेट कन्वर्टेड इनटू एक्साइटेड स्टेट। ओके, यू मे कॉल दिस एक्साइटेड स्टेट एज अ आयोनिक स्टेट और चार्ज्ड स्टेट, क्योंकि आयंस लग गए उसके ऊपर, चार्ज आ गए। आयोनाइज्ड स्टेट भी कह सकते हैं आप। कब? जब इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हो गए। नाउ इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड बाय फेरेडॉक्सिन। सबसे पहले PS1 का इलेक्ट्रॉन निकल से बराबर सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन को किसने रिसीव किया? PS1 ने, सॉरी फेरेडॉक्सिन ने। इसीलिए तो फेरेडॉक्सिन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नाम दिया। अब फेरेडॉक्सिन इन इलेक्ट्रॉन्स को रख नहीं लेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन को पास अवे कर देगा। These electrons are passed away from ferredoxin to the next electron carrier, and the next electron carrier is cytochrome B6। ये CYT का फुल फॉर्म होता है साइटोक्रोम। इट इज ऑल्सो प्रोटीन एंड इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड सल्फर। इट इज आयरन सल्फर 14। ओके, तो फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन चला गया साइटोक्रोम B6। अभी देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इस PS1 से ऊपर निकला तो उस इलेक्ट्रॉन ने लाइट एनर्जी को अपने पास में रख लिया। हम करते हैं ना ऐसा कि घर से जा रहे हैं, बहुत देर तक के हम बाहर रहने वाले हैं, तो कुछ पैसे हम अपने जेब में रख लेते हैं घर से निकलने से पहले, और फिर पैसे लेकर हम बाहर चले जाते हैं। सेम इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब PS1 से बाहर निकले तो ये अपने जेब में एनर्जी ले लिए। एनर्जी कौन सी? लाइट एनर्जी। ये जो लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुई थी। अभी इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, और जब तक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है मैं इनको जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करता जाऊंगा, लाइक दिस। ओके,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्स ने रिसीव किया। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम FD, that is paradoxing, to the cytochrome B6. In this particular pathway, energy of the electron get extracted out. इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पास हुए? फ्रॉम पैराडॉक्सिन टू साइटोक्रोम B6, और इस दरमियान इलेक्ट्रॉन का क्या छीन लिया गया? एनर्जी, एग्जैक्टली। और उस एनर्जी की हेल्प से तैयार हो गया ATP, यानी उस एनर्जी की हेल्प से ADP में ऐड हो गया IP। तो लाइट एनर्जी थी ना इलेक्ट्रॉन के पास, तो लाइट एनर्जी निकल गई, और लाइट एनर्जी की वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल हुआ, यानी फास्फोराइलेशन रिएक्शन पॉसिबल हुआ लाइट एनर्जी का वजह से। इट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। So one ATP is produced in here, in between paradoxin to cytochrome B6. Now electron move down from cytochrome B6 to the next electron carrier, and the next electron carrier is cytochrome F. But in this particular pathway of electron movement, energy is present, then extracted, and there is a formation of ATP from ADP and IP. Okay, and if in this process already 100% energy get extracted and no energy remain in the electron, then this reaction may not be take place. Means I am trying to say that this formation of second ATP molecule, first ATP is formed between paradoxin to cytochrome B6. Second ATP is formed from cytochrome B6 to cytochrome F, is an optional process. It depends on the amount of energy remain in the electron or not. Okay, get it. Now, electrons are moving down from cytochrome F to the next electron carrier, and the next electron carrier is PC. The full form of PC over here is plastocyanin, which is one of the copper containing blue protein. ये भी प्रोटीन ही होता है, लेकिन कौन से कलर का? ब्लू। और इसका मेन कंपोनेंट कौन सा है? कॉपर। प्लास्टोसाइनिन रिटर्न इलेक्ट्रॉन बैक टू द PS1, and now by receiving the electron, PS1 again get neutralized. So in this way electron move in the cyclic direction and ATP formation is taking place. This is called as cyclic photophosphorylation. आप इसको लिख करके इसको कई मरतबा आप याद कीजिए और बगैर देखे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और ये स्टैंडर्ड 11 के एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। नीट में कई मरतबा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछने के चांसेस होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ओके, रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।